Welcome to our channel Easy and Deep Way. इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की नेक्स्ट सीरीज जिसमें असेसमेंट फॉर लर्निंग सब्जेक्ट के अंदर आज हम यूनिट 4 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम एजुकेशनल स्टैटिक्स के एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। ये यूनिट काफी इम्पोर्टेंट है और बहुत लंबी भी है। इससे पहले और इसके लिए हमने कंसेप्ट बाइट्स भी डाले हैं, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखें, तभी आपको ये अच्छे से समझ आएगी। क्योंकि अगर मान लो कोई क्वेश्चन एग्जाम में हम नहीं भी तैयार कर पाते और आपका आ जाता है, तो आप कंसेप्ट बाइट से उसको क्लियर कर लोगे। ठीक है, तो और इससे पहले हमने काफी सारी वीडियो इस चैप्टर के ऊपर बनाई हुई है, तो आप प्लीज प्लेलिस्ट में जाके उसे देखिए। इससे आपको सारे के सारे टॉपिक, सारा का सारा चैप्टर जो बुक है हमारी, सब फिनिश हो जाएगी। ठीक है, शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। The word statics is originated from the word status of Latin language was first used for, यानी कि जो वर्ड स्टैटिस्टिक्स है वो कहाँ से लिया गया है? वो स्टेटिस वर्ड से लिया गया है, जो कि लेटिन वर्ड है, लेटिन लैंग्वेज है। उसका पहले यूज किस में हुआ था? पॉलिटिकल स्टेट में हुआ था, हिस्टोरिकल स्टेट में हुआ था, मैथमेटिकल स्टेट में हुआ था, या इकोनॉमिक स्टेट में हुआ था। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करने वाला है। तो सबसे पहले इसका यूज हुआ था पॉलिटिकल स्टेट में, क्योंकि जो पॉलिटिकल स्टेट है उसमें हम ज्योग्राफिकल मैप वगैरह तैयार करते थे। हमें एरिया देखने के लिए, रिवर्स देखने के लिए, सारी चीजें देखने के लिए, हमें ये पता चलाने के लिए कि भाई हाँ हम किस रीजन में है, तो उसका यूज किया गया था। तो जिसे कहते हैं पॉलिटिकल स्टेट, या फिर हम कह सकते हैं पॉलिटिक्स ऑफ स्टेट। बाद में धीरे धीरे ग्रेजुअली इसका यूज कैसे होने लगा, साइंस के अंदर भी, एजुकेशन के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर भी इसका यूज होने लगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द डाटा इज कॉल्ड। देखो जब हम पढ़ रहे हैं स्टैटिक्स, तो यूनिट 4 ही क्या है हमारे पास? स्टैटिक्स, यूनिट, मेथड, एक्सेट्रा। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि स्टैटिक्स का मीनिंग क्या होता है। तो स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है कि हमारे पास डाटा होता है, हम उसको कलेक्ट करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी कि उसको अरेंज करते हैं, फिर प्रेजेंट करते हैं हम उसको दूसरों के सामने, फिर एनालाइज करते हैं, उसको देखते हैं उसमें क्या क्या चीजें हैं, और इंटरप्रेट करते हैं उसको अपनी लैंग्वेज में, अपनी फॉर्म में उसको समझाते हैं। जैसे हम आपके सामने एक डाटा है, पहले हमने ये सारे क्वेश्चंस कलेक्ट किए, फिर उनको वन बाय वन ऑर्गेनाइज किया, अब हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं, फिर आपको एनालाइज यानी कि और इंटरप्रेट आपको समझा रहे हैं। तो ये क्या कह सकते हैं? इसको स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें द मैथमेटिकल प्रोसेस ऑफ। अब देखो वो तो था कि भी हमने डाटा कलेक्ट किया किसी भी फॉर्म में, तो वो खाली स्टैटिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर वो मैथमेटिकल प्रोसेस है, हम उसको क्या है, ग्राफ्स की फॉर्म में, फिर जैसे हम मीन, मीडियन, मोड होता है, इनकी फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, तो उस डाटा को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो ऑप्शन, तो वो एजुकेशन के लिए यूज हो जाएगा। जैसे हमने पहले पढ़ा पॉलिटिक्स के लिए यूज होता था, फिर धीरे धीरे जैसे वो एजुकेशन में, सब्जेक्ट्स में आना शुरू हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैनर स्टैटिस्टिक्स एंड कैन बी यूज्ड। तो जो स्टैटिस्टिक्स है वो किस मैनर में यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखो हमने पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ी है कि भाई डेफिनेशन इसमें क्या पढ़ा था, हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड फॉर डाटा। तो हमारे पास डाटा होगा, कोई वैल्यूज होगी, तभी हम उसको स्टैटिस्टिक्स बोल सकेंगे। फिर कह रहा है वो स्टैटिस्टिक्स इज सच अ मेथड विच इज यूज्ड टू कलेक्ट डाटा। तो पहले हम क्या करेंगे? डाटा को कलेक्ट करेंगे, और न्यूमेरिकल फैक्ट्स, कोई भी न्यूमेरिकल फैक्ट्स हो सकते हैं वो, चाहे वो हमारे पास कोर्स हो, चाहे वो हाइट हो, वेट हो, कुछ भी चीज हो हमारे पास, अबाउट सम एरियाज, किसी एरिया से रिगार्डिंग भी हो सकते हैं और किसी प्रॉब्लम से रिगार्डिंग भी हो सकते हैं। फिर है बाय प्रेजेंटिंग इन समरी फॉर्म, फिर इनको क्या करते हैं? समरी फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। दीज आर एनालाइज्ड, फिर इनको एनालाइज किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है, देन आर क्लासिफाई, यानी कि उनको डिवाइड कर दिया जाता है, उनका डिवीजन, ग्रुप बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? स्टैटिस्टिक्स का यूज में आएगा। ठीक है, फिर है स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड फॉर समराइज्ड फिगर्स लाइक एवरेज, बिल्कुल, परसेंटेज, मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेरिवेशन एक्सेट्रा। तो फिर उन सारी चीजों की एक समरी तैयार की जाती है फिगर्स के अंदर, जिनको एवरेज बोलते हैं, परसेंटेज, मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेरिवेशन एक्सेट्रा। तो सारे के सारे क्या इसके यूजेज है। ये हमने सारी की सारी आपको डेफिनेशन समझाने के लिए भी डाली है, ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें द हु सेड
स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस मेथोडोलॉजी। तो किसने कहा था कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो साइंस मेथोडोलॉजी की ब्रांच है? तो ये किसने बोला था? ये फर्गुसन ने बोला था। ये चीजें आपको थोड़ी सी कंसेप्ट से लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है वन इज नॉट इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल स्टैटिक्स अमंग द फॉलोइंग, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंस बताई गई एजुकेशनल स्टैटिक्स की, एक उसमें से नहीं है, देखते हैं कौन सी नहीं है। स्टैटिस्टिक्स सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स डाटा, बिल्कुल, क्योंकि जो डाटा होता है वो नंबर्स के फॉर्म में होता है, उनको पहले जैसे हम अरेंज करते हैं, सारी चीजें करते हैं, हम उसको अगर हम देखेंगे, अगर हमने पेपर वर्क किया हुआ कहीं भी किया, वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम ग्राफ के थ्रू या फिर टेबलर फॉर्म के थ्रू, पाई डायग्राम, इनके थ्रू हम उनको एकदम देखते ही, जिसको उसकी नॉलेज है वो उसको समझ सकते हैं। तो इससे जो कॉम्प्लेक्स डाटा है वो सिंपल फॉर्म में हम समझ सकते हैं। ठीक है, फिर है स्टैटिस्टिक्स प्रेजेंट द फैक्ट्स इन एन इनडेफिनेट फॉर्म। तो क्या ये इनडेफिनेट फॉर्म होता है कि भाई इसकी कोई अंत ही नहीं होता? तो इनडेफिनेट फॉर्म होगा तो वो हमें समझ ही नहीं आएगा। तो ये गलत हो जाएगा कि वो जो डाटा होता है वो डेफिनेट फॉर्म में होता है, ना कि इनडेफिनेट फॉर्म में। ठीक है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस नहीं होगी। और देख लेते हैं स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड्स अ टेक्निक ऑफ कंपैरिजन। बिल्कुल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टैटिस्टिक्स को यूज ही कब किया जाता है? कंपैरिजन के लिए। जैसे हम अपना मैच, अगर कोई हम मैच देख रहे हैं तो उसमें ही हम क्या देखते हैं कि भाई हाँ, उसका हमारा जो पिछले मैच से उसकी एवरेज रन रेट क्या है, उसका स्कोर कितना है, उसके कंपैरिजन में उसने कितने स्कोर बनाए, तो उसके लिए स्टैट्स को यूज किया। आजकल हर फील्ड में स्टैट्स को यूज किया जाता है। ठीक है, फिर है स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन फोरकास्टिंग। बिल्कुल, फोरकास्टिंग यानी कि फ्यूचर के बारे में हम पहले से ही एस्टिमेट लगाते हैं। भाई जैसे अब बारिश होगी, कल बारिश होगी, ये सारी चीजें हम स्टैट्स के थ्रू पहले से ही फोरकास्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट है इसमें टू प्रेजेंट डाटा obtained from various tests which of the following methods can be used। जब, यानी कि वो क्या कह रहा है कि जब हमें डाटा को अलग अलग टेस्ट से जो हमें मिला है उसको प्रेजेंट करना होता है तो हम मेथड्स के यूज करते हैं। तो कौन से मेथड्स होते हैं देख लेते हैं। प्रेजेंटेशन इन लैंग्वेज फॉर्म, बिल्कुल, तो लैंग्वेज फॉर्म बाकी हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि भाई हम कोई भी चीज हम सिंपली बता सकते हैं कि भाई हाँ उसके इतने परसेंटेज आए हैं, इतनी क्लास में ये पास थे, ये फेल थे। फिर प्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, फिर हम उनको टेबल्स की फॉर्म में शो करते हैं कि भाई यहाँ जैसे ग्रुप बना लेते हैं ABCD, उनके मार्क्स दे देते हैं। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा ग्राफिकली, ग्राफ्स की फॉर्म में भी, चाहे बार ग्राफ हो, हिस्टोग्राफ हो, ये सारे की फॉर्म में कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे इनके मेथड। ठीक है, एक एक करके देखेंगे इनको। व्हेन द रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन आर टू बी रिकॉर्डेड देन वी कैन एक्सप्रेस द सेम लाइक, यानी कि जब हमें किसी एग्जाम का रिजल्ट बताना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं। कैसे बताते हैं उसको? मान लो 60% स्टूडेंट थे किसी भी एग्जाम में, उसमें से 10% फर्स्ट डिवीजन आई, 15% की सेकंड डिवीजन आई, और जो रिमेनिंग बचे उनकी थर्ड डिवीजन आई। हमने ओरली इस चीज को बता दिया, मतलब इसका कोई टेबल्स नहीं बनाई, कोई ग्राफ्स नहीं बनाई, तो इसको क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे प्रेजेंटेशन इन लैंग्वेज फॉर्म। ठीक है, ओरली हमने इसको बता दिया। नेक्स्ट है इसमें when the data presented through language and scores, जो हमने पीछे अभी किया था, becomes difficult to understand, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें कोई रिटर्न प्रूफ नहीं होता। भाई बता दिया उसको समझ, किसी को समझ भी नहीं आता कि भाई हाँ ये तो पता चल गया भाई 10% की फर्स्ट डिवीजन थी, 15% की सेकंड डिवीजन, तो अब उसने बोला रेस्ट की, तो वो समझ नहीं है कि भी कितने परसेंट बचे, तो हम उसको सोल्व करके बताएंगे कि इतने परसेंट बचे, तो वो कंफ्यूजन हो जाती है, फिर डिफिकल्ट हो जाता है। उसके बाद तब हम क्या करेंगे, विच टाइप ऑफ मेथड इज यूज टू रिप्रेजेंट डाटा। तो ऑप्शन है इसके ग्राफिकल मेथड, टेबुलर मेथड, या फिर बोथ या नन। तो हम उस टाइम पे क्या करते हैं, ग्राफ्स की फॉर्म में उस डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। कि ग्राफ में जैसे हम हिस्टोग्राम बनाते हैं तो उसमें अलग अलग जो हमारे ग्राफ होते हैं, अलग अलग जो कॉलम होते हैं वो बता देते हैं कि भाई हाँ ये इतने परसेंटेज है, ये इतने परसेंट है, और रेस्ट के लिए इतने परसेंटेज बने हैं, इतने परसेंटेज पास है और फेल है। तो ग्राफिकल मेथड को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है इसमें the largest data can be represented on graph paper in short form by using lines or graph paper थ्रू। तो जब हम ग्राफ पेपर पे किसी भी जो लार्ज डाटा होता है हमारा, जिसको हम एक टेबुलर फॉर्म में नहीं बता सकते, हाँ, तो उसको किस में यूज करते हैं, वर्टिकल लाइंस में, हॉरिजॉन्टल लाइन में, या बोथ, तो उसमें दोनों। तो देखना, ये एक आपके पास ग्राफ है, इसमें हमारे पास दो दिए हुए हैं, एक दिए हुए हैं एक्स एक्सिस और एक दिया हुआ है वाई एक्सिस। तो जो इसमें एक्स एक्सिस है वो किसको बता रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन को बता रहा है, और जो वाई एक्सिस है लाइन है वो किसको बता रहा है, वर्टिकल लाइंस को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये हम यूज करते हैं किसके लिए,
लार्जेस्ट डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ पेपर के ऊपर इन शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें द पॉइंट वेयर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इंटरसेक्ट इज नोन एज। तो अभी हमने ग्राफ में देखा था, देखिए कि जो ये वर्टिकल और जो हॉरिजॉन्टल है ये जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओ पॉइंट बोलते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें मैच द फॉलोइंग टर्म्स अकॉर्डिंग टू देयर डाटा। तो अभी हमने जो पढ़ा है डाटा की हम फॉर्म में दिखाते हैं, ग्राफ की फॉर्म में दिखाते हैं, तो उसमें क्या क्या चीजें होती है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो वर्टिकल लाइन होती है वो किस पे होती है, वो वाई एक्सिस पे होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस पे होती है। जो राइट पार्ट होता है पॉइंट ओ का उसको बोलते हैं पॉजिटिव पार्ट, और जो लेफ्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं नेगेटिव पार्ट। तो आप ग्राफ में देख सकते हैं कि भाई ये सारे के सारे जो हमारा राइट पोर्शन है उसको बोलेंगे पॉजिटिव, और जो लेफ्ट पोर्शन है उसमें सारी की सारी वैल्यूज नेगेटिव में आएंगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, मैच कीजिए। ए के लिए बी और सेकंड, और सी के लिए तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें टू फाइंड आउट द मिड पॉइंट फॉर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन द करेक्ट फॉर्मूला विल बी। तो हम क्या करते हैं कि जो स्टैटिक्स है उसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या होता है, हम अलग अलग चीज को, अलग अलग नंबर को फ्रीक्वेंसी से शो करते हैं, जिसमें क्लास इंटरवल होती है, इससे मिड पॉइंट निकाला जाता है। तो उसमें जब हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं वो क्लास इंटरवल, या फिर हम कह सकते हैं मिड पॉइंट। उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है लोअर स्कोर ऑफ क्लास इंटरवल प्लस हाईएस्ट स्कोर ऑफ क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय 2। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें व्हेन टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज आर मार्क्ड देन बोथ हिस्टोग्राम, तो आप देख सकते हैं ये नीचे हिस्टोग्राम है, एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और ऊपर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, आर सेम। देखो जब हम क्या करते हैं, जब हम टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो उस टाइम पे दोनों के दोनों सेम होते हैं, कि जो हमारे जो ये पॉइंट्स दिखा रहे हैं ग्राफ के ये दोनों सेम है, बट स्टिल देयर आर सम डिफरेंस अमंग देम विच इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। लेकिन फिर भी इनके अंदर कुछ डिफरेंस है, तो देखते हैं क्या डिफरेंस है इनके अंदर। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज इनएप्रोप्रिएट टू द स्कोर्स इंक्लूडेड इन ईच क्लास इंटरवल। तो वो क्या कह रहा है कि जो ये हमारे रेक्टेंगल बने हुए हैं हर एक इसमें वो इनएप्रोप्रिएट होते हैं हर एक स्कोर के अकॉर्डिंग। हाँ तो देखो हर एक, किसी में 2 पे है, 2 3 पे है, किसी पे 4 है, किसी पे, तो वो सेम नहीं होते। ठीक है, तो द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज इनएप्रोप्रिएट टू स्कोर्स इंक्लूडेड इन ईच क्लास इंटरवल। ऐसे ही ये बता रहा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में कि सारे के सारे जो क्लासेस हैं ये अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। फिर है द मेन, तो ये डिफरेंस है इनमें। फिर है द मेन लाइन्स इन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज एक्सटेंडेड टू द बेस लाइन while it is not necessary in case of histogram। तो वो क्या कह रहा है कि जो मेन लाइन होती है जो यहाँ से शुरू हो रही है जीरो से, वो क्या कह रहा है कि वो पॉलीगन की जीरो से शुरू हो रही है, लेकिन जो हिस्टोग्राम की है वो नहीं हो रही। तो दोनों में ये डिफरेंस है बिल्कुल। तो आप हम कह सकते हैं कि जो लाइन है वो एक्सटेंड हो रही है जीरो से और ऊपर जा रही है, लेकिन जो हिस्टोग्राम में है ये पूरे के पूरे क्या बना रही है, एक ग्राफ बना रही है। तो ये भी इसमें डिफरेंस है। फिर कह रहा है हिस्टोग्राम प्रेजेंट अ डिसइल्यूजन्ड पिक्चर एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज लेस प्रिसाइज। तो दोनों एक ही बात है कि दोनों की दोनों बिल्कुल भी, वो भी डिसइल्यूजन्ड बता रही है वो भी लेस प्रिसाइज बता रही है, तो ये इनमें डिफरेंस नहीं होगा। फिर है इन पॉलीगन 2 एक्स्ट्रा इंटरवल्स आर रिक्वायर्ड to extend the main line up to baseline while in histogram these 2 extra lines interval। यानी कि जब हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो फ्रीक्वेंसी में जो हम क्लास इंटरवल निकालते हैं उसमें हमें एक नीचे एक लोअर वैल्यू तक लेके जाते हैं और एक अपर वैल्यू तक लेके जाते हैं, ताकि हम जो ये वैल्यूज है ये हमारी जीरो से शुरू कर सके और हमारी एंड भी जीरो वाले ग्राफ पर ही कर सके, इसलिए हम इसको। लेकिन पॉलीगन में, हिस्टोग्राम में ऐसा नहीं होता। हिस्टोग्राम में सिंपल अगर हमें जो भी डाटा, जो भी हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो जैसे फर्स्ट इसमें बता रहा है कि 3 फ्रीक्वेंसी है 60 to 65 के लिए, और लास्ट वाली क्या है 80 to 90 के लिए कितनी है, वो 2 है। तो इसमें कोई एक्स्ट्रा हमें लेने की जरूरत नहीं है क्लास इंटरवल या फिर मिड पॉइंट। ठीक है, क्लियर है। तो ऑप्शन सी इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये इनका कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, when we mark scores in a circle has an angle of 360 degree at its center then it is a pie diagram। तो पाई डायग्राम क्या होता है, देखिए कि जब हमारे पास एक सर्कल होता है 360 डिग्री का,
उसमें अलग अलग किसको यूज किया जाता है, ग्राफ्स को यूज किया जाता है हम परसेंटेज या स्कोर्स को शो करने के लिए। तो विच हैव इंक्लूडेड एवरी एडवांटेज एक्सेप्ट, तो उसकी कुछ एडवांटेज बताई गई है जो नहीं है। तो आप देख सकते हैं पाई डायग्राम, उसके देखते हैं कैसे एडवांटेज है। द डाटा गिवन इन परसेंटेज कैन बी शोन बाय पाई चार्ट, तो देखो सारा का सारा डाटा परसेंटेज की फॉर्म में शो किया गया है। इट कैन बी यूज फॉर सिंपल कंपैरिजन, बिल्कुल, तो इसको क्या करते हैं हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, तो ये भी क्या है इसकी एडवांटेज है। फिर कह रहा था कैलकुलेशन ऑफ द एंगल वैल्यू ऑफ द डाटा टेक्स टाइम, तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, जो इसकी जो एंगल वैल्यू निकालते हैं वो टाइम लेते हैं। तो क्या ये एडवांटेज है? नहीं, ये डिसएडवांटेज है, क्योंकि जब हम इसको पहले हम 360 डिग्री का ये कैलकुलेट करेंगे, फिर उसका अलग से चार्ट बनाए, एक उसको एक्स एक्सिस तक लेके जाएंगे, तो इसका एक पूरा प्रोसीजर होता है पाई डायग्राम का इसको सोल्व करने के लिए, कि आप कैसे इसको पहले एक एंगल निकालोगे कितनी परसेंटेज है, फिर उसको उसमें से माइनस करोगे, फिर उसको कलर करोगे, सारी चीजें करोगे, तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है एज कंपेयर टू हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो ऑप्शन सी है जो वो गलत हो जाएगा। डी देख लेते हैं। इट इज यूज टू शो वेरियस डायमेंशन ऑफ अ सिंगल वेरिएबल, बिल्कुल, तो देखो ये हर एक चीज को हम किसी भी शेप किसी भी तरीके से देख सकते हैं कि भाई हाँ कौन सी फ्रीक्वेंसी कितने पे है, 30%, 21, अलग अलग वे में हम इसको देख सकते हैं कि भाई हाँ कौन से एरिया की है, कौन सी कंट्री की है, हर चीज के लिए इसको अलग अलग चीज से देख सकते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें, ये इसके एडवांटेज नहीं है। नेक्स्ट है इसमें bar diagram is used when the obtained scores are presented in the form of vertical bars and may include various types except, तो जो बार डायग्राम है वो क्या कह रहा है कि जब हमारे पास क्या होते हैं स्कोर्स होते हैं उसको प्रेजेंट करने के लिए किसमें, वर्टिकल बार्स में इंक्लूड वेरियस टाइप्स, तो उसके टाइप्स बताए गए हैं कौन से होते हैं ये, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, हिस्टोग्राम, सर्कल और पाई डायग्राम। तो एक्सेप्ट, तो इसमें से सारे के सारे ही होते हैं कि जो बार डायग्राम है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के थ्रू भी बता सकते हैं, हिस्टोग्राम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सर्कल और पाई डायग्राम के भी थ्रू बता सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नन। ठीक है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ बार डायग्राम, तो जो बार डायग्राम है उसकी जो लिमिटेशन कौन सी नहीं है वो बताई गई है। लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाटा कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड थ्रू इट, तो जो ये क्या कह रहा है कि जो लार्ज क्वांटिटी में हम डाटा रिप्रेजेंट करते हैं उसको किसमें बार डायग्राम से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो क्या ये लिमिटेशन है? यस, इट इज अ लिमिटेशन। फिर है इट कैन रिप्रेजेंट कंप्लीट डाटा, तो क्या ये कंप्लीट डाटा रिप्रेजेंट करती है, इसकी लिमिटेशन है? नहीं, ये उसकी एडवांटेज है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें अ क्लियर कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल बाय दिस डायग्राम, हाँ इसमें थोड़ी सी एम्बिग्विटी होती है भाई, ग्राफ को बनाने में भी वो पॉइंट्स में नहीं बताता, कितने एग्जैक्ट मार्क्स है वो नहीं बताता, एवरेज में स्कोर बताता है, तो ये गलत हो जाएगा। स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन आर नॉट पॉसिबल, तो इसमें इंटरप्रेट करना, किसी को समझाना, खुद से समझना पड़ता है, कोई समझाना मुश्किल होता है। नेक्स्ट है इसमें मैच द फॉलोइंग 4 स्केल्स ऑफ मेजरमेंट विद देयर यूज एंड एग्जाम्पल, तो ये क्या दिए हुए हैं, हमारे जो स्केल होते हैं मेजरमेंट के कौन से होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो, तो इनको कैसे मेजर करते हैं, किस चीज में मेजर करते हैं वो बताया गया है। तो जो पहले हम इनकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। नॉमिनल क्या होता है, जिसको हम नंबर्स के फॉर्म में बताते हैं, जैसे मान लो एग्जांपल है, एक मान लो जो प्लेयर्स होते हैं उनकी पीछे जर्सी जो होती है उसपे नंबर्स लिखा होता है, भाई ये 7 है, ये 8 है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, नॉमिनल मेजरमेंट। फिर है ऑर्डिनल, ऑर्डिनल में क्या होता है, रैंक या ऑर्डर दे देते हैं किसी भी चीज को, जैसे हम क्लासेस में होते हैं भी, बच्चे को क्या फर्स्ट रैंक आ गई, सेकंड रैंक आ गई, थर्ड रैंक आ गई, तो ये हो जाएगा ऑर्डिनल फॉर्म। और इंटरवल क्या होता है, इंटरवल में क्या होता है कि जो उसकी वैल्यूज होती है कभी भी, जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो हमारा जो टेम्परेचर है, हमारी उसका नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.6, तो उसको हम बेस वैल्यू मान लेते हैं कि भाई इससे अगर नीचे जो टेम्परेचर जाएगा वो कोल्ड में आएगा, और अगर इससे ऊपर टेम्परेचर होगा तो वो क्या होगा, हमें फीवर आ जाएगा। दोनों टाइप्स तो फीवर के होते हैं लेकिन वो अलग अलग टाइप्स है, तो उसको बेस वैल्यू मान सकते हैं जिसको हम 0 के इक्वल कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। फिर इसमें रेशो, तो रेशो क्या होता है, ये कभी भी नेगेटिव लेंथ में नहीं होती, यानी कि 0 से बिलो नहीं जा सकती, और ये किसी भी, जैसे हमें किसी की हाइट मेजर करनी है, किसी का वेट मेजर करना है, उसकी रेशियोज निकाल सकते हैं। तो करते हैं इससे मैच। तो अभी हमने पढ़ा नॉमिनल वैल्यू किसकी फॉर्म में होती है, नंबर्स की फॉर्म में होती है,
ऑर्डिनल वैल्यू किस फॉर्म में होती है, ऑर्डिनल रैंक ऑर्डर देते हैं हम, तो आप इसको याद भी कर सकते हो, नॉमिनल यानी कि नंबर, ऑर्डिनल यानी कि ऑर्डर। इंटरवल किससे अभी हमने बताया कि फ़ारेनहाइट स्केल है, वो इसमें एक बेस वैल्यू मान लेते हैं, और रेशियो को किस में करते हैं, हाइट एंड वेट में करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, each scale of measurement satisfies one or more of the following properties of measurement include all except, यानी कि जो हमारा स्केल होता है मेजरमेंट के लिए, उसमें क्या कुछ प्रॉपर्टीज बताई गई हैं, उसमें ये सारी भी हो सकती है, कोई एक भी हो सकती है, तो कुछ प्रॉपर्टीज बताई हुई है, उसमें से एक नहीं है, कौन सी नहीं है देखते हैं। पहला इसमें टोलेंटिटी। टोलेंटिटी क्या होता है, ये एक यूनिक मीनिंग दिया जाता है किसी भी चीज को। मैग्नीट्यूड क्या होता है कि हम किसी भी चीज को, ये जैसे वैल्यू बताते हैं, वो लार्जर भी हो सकती है उसमें वैल्यू, और स्मॉलर भी हो सकती है। ये क्या होता है, रिलेशनशिप जनरेट करते हैं लार्जर और स्मॉलर वैल्यू के अंदर। और फिर होता है अनइक्वल इंटरवल। अनइक्वल इंटरवल नहीं होता, इक्वल इंटरवल होता है। इक्वल इंटरवल में क्या होता है कि जैसे मान लो हम हिस्टोग्राम बना रहे हैं, तो जो हमारा उसके जो हर एक जो फ्रीक्वेंसी होती है उनके बीच में डिफरेंस हम सेम ही लेते हैं। अगर मान लो लंबा जो हमारा से वो होता है, तो उसमें एक नीचे से हम एक जेड टाइप में लाइन बना लेते हैं कि भाई ये काफी सारा गैप है, वो आगे चला जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, हर एक मान लो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 ऐसे लेंगे। ऐसे नहीं हमने पहला ले लिया 0 से 1, 1 से 2, फिर ले लिया हमने 2 से 4 या फिर 4 से 6, ऐसे नहीं ले सकते, हम इक्वल इंटरवल लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो सी है वो गलत हो जाएगा। फिर अ मिनिमम वैल्यू ऑफ 0, यानी कि जो भी हम वैल्यू, जैसे अब हमने बताया था कि भाई हम बेस मान लेते हैं जब हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो उसकी वैल्यू कम से कम 0 होनी चाहिए, 0 से कम नहीं होनी चाहिए। ये मेजरमेंट स्केल को बताया गया। ग्राफ में हम ले सकते हैं लेकिन मेजरमेंट स्केल में नहीं लेते। लास्ट है इसमें, द कैलकुलेशंस मेड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ यूनिट्स ऑफ अ ग्रुप और डाटा इज नोन एज, यानी कि जब हम किसी भी चीज की कोई ग्रुप में ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है, यूनिट्स में करते हैं, तो उसको, उस डाटा को, उस कैलकुलेशन को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, प्रिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, अर्थमेटिक, या और तो उसको बोलेंगे हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपके क्वेश्चंस हो गए। अब हम करेंगे कंसेप्ट पार्ट। इसके अलावा न्यूमेरिकल फॉर्म में ये आएंगे, न्यूमेरिकल फॉर्म में हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। प्लीज आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इसको प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए सभी के साथ, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। अब देखते हैं इसके कंसेप्ट्स। अब है एजुकेशनल स्टैटिक्स। तो अब हमने पढ़ा था, एक होता है स्टैट्स। स्टैटिक्स में हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को, फिर हम क्या करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, एनालाइज करते हैं, मतलब इसका एक सीक्वेंस होता है। मैंने सीक्वेंस में नहीं बताया। अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, एजुकेशनल स्टैटिक्स हो जाएगा। इन स्कूल वी डील विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाटा, out of which data related to student is most important because it is utilized to assess and grade children on the basis of their परफॉर्मेंस। तो एजुकेशन में क्या, स्कूल में हम यूज करते हैं, मान लो बच्चों की ग्रेड्स को देखने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस को देखने के लिए हम इस एजुकेशनल स्टैटिक्स का यूज करते हैं। फिर अपार्ट फ्रॉम असेसिंग द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को असेस करने के अलावा भी, मतलब हम जो हमने असेसमेंट में पढ़ा था, स्कोर, मार्क्स, ग्रेड, परसेंटेज देते हैं, उसके अलावा कैसे यूज होता है इसका, डाटा सर्व्स न्यूमेरियस पर्पज, बहुत सारे पर्पज होते हैं, जैसे कि कंपेयर द लर्निंग परफॉर्मेंस अमंग स्टूडेंट्स, कि भाई बच्चे की परफॉर्मेंस वो उससे बेस्ट है, ये गुड है, ये इतने परसेंट अच्छा है, ये ऐसे देखने के लिए। मॉडिफाई टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज, इसके लिए भी टीचिंग लर्निंग जो एक्टिविटीज उनको कैसे मॉडिफाई अच्छा बना सकते हैं। इवेल्युएट द स्टूडेंट्स अचीवमेंट, स्टूडेंट्स के अचीवमेंट को इवेल्युएट करने के लिए, और भी सारे पर्पजेस होते हैं इसके। जनरली डाटा आर कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल एंड अल्फाबेटिकल फॉर्म। तो जो मोस्टली जो यूज होता है डाटा किस फॉर्म में यूज करता है, न्यूमेरिकल फॉर्म में और अल्फाबेट के फॉर्म में यूज किया जाता है। जैसे हम ABCD ग्रेड दे देते हैं, न्यूमेरिकल में उसको मार्क्स दे देते हैं। द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग द डाटा इज डन बाय स्टैटिस्टिक्स, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे से। और मैथमेटिकल प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द डाटा रिलेटेड टू एजुकेशन आर एजुकेशनल स्टैटिक्स। ये दोनों हम क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट है इसमें
द एजुकेशनल स्टैटिक्स डेफिनेशन कवर द फॉलोइंग स्टैटिस्टिक्स टूल। तो इसके टूल इंपॉर्टेंट है। अब हमने क्या क्या किया, कलेक्शन ऑफ डाटा। तो सबसे पहले हम डाटा को क्या करते हैं, गैदर, इकट्ठा करते हैं विद मैक्सिमम केयर बाय इन्वेस्टिगेटर, जो कि कौन होता है, टीचर, क्योंकि हम स्कूल में कर रहे हैं, एजुकेशन में कर रहे हैं, तो टीचर हिमसेल्फ, और ऑब्टेन फ्रॉम रिलायबल रिलेटेड पर्सन। तो किसी से भी हो सकता है, मान लो हम क्लास में स्टूडेंट को मॉनिटर बनाते हैं, उससे हम कलेक्ट कर लेते हैं, चलो अभी बच्चे को एनालाइज करो, पेरेंट्स से ले सकते हैं, तो जिस पे हम विश्वास करते हैं। फिर क्या करते हैं, कलेक्ट करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। तो उस डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे करते हैं, फिगर्स दैट आर कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर, यानी कि जो भी अब फिगर आ गई बच्चे के पास, उसके यूनिट टेस्ट, वीकली टेस्ट, मार्क्स जो भी, नीड टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय क्लासिफाइंग, टेबलेटिंग एंड एडिटिंग। तो उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं उसको मैनेज करते हैं। क्लासिफाई यानी कि अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, टेबल्स की फॉर्म में उसको अलग अलग करेक्ट करना, वो कर सकते हैं। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, फिर डाटा को हम क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। जो हमने डाटा कलेक्ट किया और ऑर्गेनाइज किया, उसको एक सिस्टमेटिक मैनर होता है, भाई उसको कैसे हमें दूसरों को शो करना है, कि भाई कैसे बताना है कि भाई हाँ ये इसका टेबल्स में, ग्राफ में, डायग्राम में इसके इतने मार्क्स, इतने परसेंटेज है, हर चीज को। फिर एनालिसिस ऑफ डाटा। तो नेक्स्ट क्या होएगा कि भाई जो प्रेजेंटेड डाटा है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मेथड यूज फॉर एनालाइजिंग द डाटा। जैसे अब उसको कैसे एनालाइज करेंगे, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जैसे मीन, मीडियन, मोड होता है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के थ्रू, कोरिलेशन के थ्रू, पोजिशनल एवरेज, पार्टीशन वैल्यू, सभी को हम एक एक करके हम अपने एमसीक्यू के थ्रू, कंसेप्ट बाइट के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो ये इसके एनालिसिस हो जाएंगे, हम कह सकते हैं इनके मेथड्स हो जाएंगे। फिर है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, यानी कि हम एक्सप्लेन करेंगे उसको। इट इम्प्लाइज द ड्रॉइंग ऑफ कंक्लूजन, यानी कि उसमें से जो हमने सीखा, कि क्या सीखा, कितना पता चला, कितना इफेक्टिव था, वीकनेस, स्ट्रेंथ, सब पता चल जाएगी। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंक्लूजन सर्टेन डिसीजन कैन बी टेकन। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें फिर इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल स्टैटिक्स, स्टैटिक्स इन एजुकेशनल असेसमेंट, फंक्शनल, या हम कह सकते हैं स्टैटिक्स के एजुकेशन असेसमेंट भी, फंक्शन भी क्या होते हैं। स्टैटिस्टिक्स सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स डाटा। तो हमने पढ़ा था कि भाई जो भी हमारे पास मुश्किल डाटा होता है, जिसको प्रेजेंट करना, जिसको बताना मुश्किल होता है, वो इजीली बता सकते हैं। जैसे द कॉम्प्लेक्स डाटा में बी प्रेजेंटेड एज एवरेज, परसेंटेज, एटसेट्रा। तो अब इतने सारे बच्चे होते हैं क्लास में, मान लो 100 बच्चे हैं, हर एक को हम पर्टिकुलरली नहीं बता सकते, हम उसकी एक एवरेज निकाल लेते हैं या फिर परसेंटेज निकाल लेते हैं कि भाई 100 में से इतने बच्चे हैं, उसको हम एवरेज फॉर्म में, मीन फॉर्म में शो कर सकते हैं। फिर स्टैटिस्टिक्स प्रेजेंट द फैक्ट इन अ डेफिनेट फॉर्म। तो हमने पढ़ा था डेफिनेट फॉर्म होती है, या तो न्यूमेरिकल होता है या क्वांटिटेटिव होता है, ऐसे नहीं है कि इसको डिफाइन करना मुश्किल हो। ठीक है, फिर है स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड अ टेक्निक ऑफ कंपैरिजन। बिल्कुल कंपैरिजन तो होता ही है, देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, कंपैरिजन ऑफ डाटा ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स में हो सकता है, स्टूडेंट्स में हो सकता है, टीचर्स में भी कंपैरिजन हो सकता है, जो कि कंक्लूजन ड्रॉ करने में हेल्प करता है। सम ऑफ द स्टैटिस्टिकल टूल्स लाइक एवरेज के थ्रू करते हैं हम इसमें कंपैरिजन, रेशियोज के थ्रू करते हैं, परसेंटेज के थ्रू भी हम इसमें कंपैरिजन करते हैं। फिर इसमें स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज। तो पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करता है ये कैसे, जो टीचर होता है वो अपने लर्निंग प्रोसेस में अलग अलग परफॉर्मेंस को कैसे बिल्ड करना है, वो इम्प्रूवमेंट कैसे करनी है स्टूडेंट्स में, कैसे उसकी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है, वो पॉलिसीज तैयार कर सकता है अपनी पहले से स्टैटिस्टिक्स की मदद से। फिर स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन फोरकास्टिंग। तो ये फ्यूचर फोरकास्टिंग में हेल्प करता है, जैसे सच एज स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, भी स्टूडेंट परफॉर्मेंस देखें कि भी आगे कैसे उसकी बेटर बनानी है, कैसे हमें अच्छे से उसको पढ़ाना है। टीचर परफॉर्मेंस में भी ये हेल्प करता है, पहले से फोरकास्ट कर लेते हैं हम भी, हाँ ये टीचर आगे फ्यूचर में क्या सिलेबस करवाएगा। फिर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस हमें इतने टाइम में कंप्लीट करवाना है, इतने टेस्ट लेने हैं, वो भी कर सकते हैं। आर प्रिडिक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल स्टैटिस्टिक्स ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट, क्योंकि सारा हमने पिछले क्लास को कितना करवाया था, आगे कितना कराना है, क्या कमियां रहेगी, वो देखते हैं। स्टैटिस्टिक्स स्टडीज रिलेशनशिप को स्टडी करता है, जैसे बताया हुआ है एसोसिएशन बिटवीन लिटरेसी एंड अनएम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा, कि भी देख सकते हैं भी कितने लिटरेट है, कितने इलिटरेट पर्सन है, पढ़े लिखे कितने, फिर वो उनमें से पढ़ो लिखों में से कितनों के पास एम्प्लॉयमेंट है, कितनों के पास नहीं है। तो ये चीजें इसमें रिलेशनशिप बनाती है। ठीक है, फिर और भी सारे इसके इंपॉर्टेंस है, यूजफुल इन रिसर्च वर्क, नॉलेज ऑफ वैलिडिटी भी कितना वो चीज वैलिडिटी कितनी रिलायबल है। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस टेस्ट, जैसे अचीवमेंट टेस्ट हो गया, इंटेलिजेंट टेस्ट हो गया, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, ये सारे के सारे इसी के टाइप्स है। फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ टेस्ट, सिलेक्शन ऑफ सैंपल को सिलेक्ट करने के लिए।
ठीक है। आई होप ये सारे के सारे टॉपिक आपको क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। प्लीज इसे सभी के साथ शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और आप हमें किसी भी डाउट के लिए कमेंट्स कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। थैंक यू।